निट 10 रेयान का निर्माण रेयान के कपड़े कभी रेशम की तरह मुलायम लगते हैं तो कभी एकदम मोटे और मजबूत। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। एक ही चीज से बनने के बावजूद इसमें इतने अलग अलग रूप कैसे आ जाते हैं? देखिए, इसका जवाब इस बात में नहीं है कि रेयान किससे बना है, बल्कि इस बात में छिपा है कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस फर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर सारे रेयॉन कपड़ों में वो कौन सी एक चीज है जो कॉमन है। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। हर तरह के रेयॉन की कहानी शुरू होती है एक ही चीज से, सेल्यूलोज। इसको आप एक मास्टर इंग्रेडिएंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी बेकरी में आटा होता है ना, अब उससे चाहे ब्रेड बनाओ या केक, शुरुआत तो उसी आटे से ही होगी। और क्योंकि इन सब की जड़ सेल्यूलोज ही है तो इनमें कुछ बेसिक गुण भी एक जैसे होते हैं। जैसे ये नमी बहुत अच्छी तरह सोखते हैं, इनमें एक कुदरती नरमी होती है और एक हल्की सी चमक भी। यही वो कॉमन धागा है जो इन सबको एक ही परिवार का हिस्सा बनाता है। यहाँ तक तो सब एक जैसा था, पर अब आता है असली ट्विस्ट। समानता की नींव तो हमने देख ली, अब देखते हैं कि ये अलग कैसे होते हैं। और इसकी पहली वजह है इन्हें बनाने का तरीका। सोचिए, आपके पास वही आटा है, पर अगर आप उसमें अलग अलग लिक्विड डालें या बेक करने का तापमान और समय बदल दें तो नतीजा भी तो अलग होगा ना, है ना? बिल्कुल वही चीज़ यहाँ होती है। सेल्यूलोज को किन केमिकल से घोला गया, तापमान कितना रखा गया और प्रोसेस कितनी देर तक चला, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आखिर में जो धागा बनेगा वो कैसा होगा। यहाँ देखिए, ये कनेक्शन कितना साफ है। अलग अलग केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल करने से कपड़े की मजबूती और उसका लचीलापन बदल जाता है। तापमान और समय को थोड़ा ऊपर नीचे करने से धागे की मोटाई और चमक पर सीधा असर पड़ता है। मतलब प्रोसेस में एक छोटा सा बदलाव भी आखिर में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। पर रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। धागा बन जाने के बाद भी कहानी में दो और मोड़ आते हैं। पहला है धागे का फिजिकल रूप और दूसरा है उस पर किया जाने वाला केमिकल ट्रीटमेंट। चलिए इनको भी समझते हैं। फिर से उस आटे वाले उदाहरण पर चलते हैं। अगर उसे एकदम पतला बेल दें तो एक कुरकुरा पापड़ बन जाएगा, और अगर उसे मोटा रखें तो एक नरम सी रोटी। धागे का भी बिल्कुल यही हिसाब है। पतले और महीन धागों से रेशम जैसे मुलायम कपड़े बनते हैं, वहीं मोटे और खुरदुरे धागों से मजबूत और टिकाऊ टेक्सटाइल तैयार होते हैं। और फिर सबसे आखिर में आता है वो फाइनल टच। जैसे किसी डिश पर ऊपर से गार्निशिंग करते हैं ना, वैसे ही कपड़े पर कुछ खास केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी उसका रंग पक्का करने के लिए, कभी उसे और मजबूत बनाने के लिए, या फिर उसे कोई खास टेक्सचर देने के लिए। तो अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग पड़ाव से गुजरकर एक ही चीज से इतने सारे अलग अलग तरह के रेयॉन कपड़े बनते हैं। तो कुल मिलाकर रेयॉन की इतनी वैरायटी के पीछे तीन बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, उसे बनाने का मेन प्रोसेस। दूसरा, जो धागा तैयार हुआ उसका रूप, यानी वो कितना मोटा या पतला है। और तीसरा, वो केमिकल फिनिश जो उसे उसके खास गुण देता है। तो लीजिए, राज खुल गया। शुरुआत एक ही चीज से होती है, पर तीन अलग अलग रास्ते मिलकर कपड़ों की एक पूरी की पूरी दुनिया बना देते हैं। एक ही नाम पर कितने अलग अलग चेहरे। कभी सोचा है कि कोई कपड़ा जो बनाया तो इंसानों ने है, वो बिल्कुल रेशम जैसा कैसे महसूस हो सकता है? आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। मतलब कैसे एक फैब्रिक को नकली रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क का इतना बड़ा नाम मिल गया। तो चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, रेयॉन को आखिर कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क कहते ही क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, इसके पीछे ना कुछ बहुत ही मजेदार कारण है। चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। अच्छा, तो इसका सबसे सीधा और सरल जवाब ये है कि रेयॉन असली रेशम की इतनी कमाल की नकल करता है कि पूछिए मत। लेकिन इसे बनाने का तरीका पूरी तरह से अलग है। ये प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे विज्ञान की मदद से प्रकृति की नकल करना। तो सबसे पहले किस चीज पर ध्यान जाता है जब हम कोई कपड़ा देखते हैं?
जाहिर है उसकी चमक और वो छूने में कैसा है। बस यहीं से हमारी कहानी का पहला सबूत सामने आता है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है इसकी समान चमक और मुलायमपन। जब भी कोई इसे छूकर या देखकर महसूस करता है ना, तो पहली बार में ये बिल्कुल रेशम जैसा ही लगता है। और सच कहें तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। अब देखिए मजे की बात क्या है, रेयॉन को बनाया ही इस तरह से गया है, मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करके उसे ऐसा रूप दिया गया है कि उसकी चमक और उसका टेक्सचर बिल्कुल रेशम जैसा हो। इसे पहनने पर जो फील आता है ना, वो हूबहू रेशम वाला ही होता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है। अच्छा, अब जरा इन दोनों के बनने की कहानी को भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है प्रकृति का तोहफा और दूसरी तरफ है इंसान का बनाया हुआ कमाल। देखिए टेक्स्ट में साफ साफ लिखा है कि प्राकृतिक रेशम का उत्पादन रेशम की कीट से होता है, जबकि रेयान को सेल्यूलोज जैसे पौधों से रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। बस यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल शब्द को एकदम सही साबित कर देता है। अगर हम असली रेशम की बात करें तो उसे बनाना एक बहुत ही नाजुक और लंबा काम है। रेशम के कीड़े जो कुकून बनाते हैं, उनसे बड़ी ही सावधानी से वो धागा निकाला जाता है। ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है जो सदियों से लगभग वैसे ही चली आ रही है। और दूसरी तरफ है रेयॉन। इसको बनाने का तरीका एकदम इंडस्ट्रियल है, मतलब इसमें लकड़ी की लुक दी, जैसे पौधों से सेल्यूलोज लेते हैं, फिर उसे केमिकल्स में घोलते हैं और फिर एक मशीन जिसे स्पिनरेट कहते हैं, उससे धागे की तरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ प्रकृति का कोई रोल नहीं, ये तो भाई पूरी तरह से साइंस और इंजीनियरिंग का खेल है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर, यानी कीमत। आखिर रेयॉन इतना पॉपुलर हुआ क्यों? अरे भाई, इसी ने तो फैशन की दुनिया को एक तरह से बदल कर ही रख दिया। टेक्स्ट में ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। रेशम महंगा होता है, रेयॉन उसकी जगह सस्ता और व्यवहारिक विकल्प प्रदान करता है। और बस यहीं पर रेयॉन की असली जीत छुपी हुई है। यही वो वजह है जिसने इसे मार्केट में इतना हिट कर दिया। इस चार्ट को देखिए, यहाँ साफ पता चलता है कि असली रेशम और रेयॉन की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। सच तो ये है कि रेयॉन ने रेशम जैसी लग्जरी को आम लोगों की पहुंच में ला दिया, और शायद यही इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और फाइनल फैसले पर पहुंचते हैं कि रेयॉन को कृत्रिम रेशम बुलाना आखिर कितना सही है। तो निचोड़ क्या निकला? पहला, रेयॉन में रेशम जैसी ही चमक और सॉफ्टनेस है। दूसरा, इसका इस्तेमाल भी वैसे ही हल्के और सुंदर कपड़े बनाने में होता है। तीसरा, ये प्राकृतिक नहीं, इंसान का बनाया हुआ है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये बहुत बहुत सस्ता है। इन्हीं सब वजहों से तो इसे कृत्रिम रेशम का नाम मिला, जो बिल्कुल फिट बैठता है। असल में देखा जाए तो रेयॉन मटेरियल साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी सूझबूझ से किसी महंगी, शानदार प्राकृतिक चीज की नकल कर सकता है और उसे ऐसा बना सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। टेक्सटाइल की दुनिया की एक बड़ी मजेदार पहेली के बारे में, एक ऐसा कपड़ा जो सबको कंफ्यूज कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेयॉन के विरोधाभास की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भाई अगर रेयॉन आता किसी प्राकृतिक चीज से है तो फिर इसे मैन मेड या मानव निर्मित फाइबर क्यों कहा जाता है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, रेयॉन को मानव निर्मित इसलिए कहते हैं क्योंकि हाँ, ये सच है कि इसका सोर्स प्राकृतिक है, लेकिन जो फाइबर बनता है ना, वो इंसानों द्वारा काफी ज्यादा केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसिंग के बाद तैयार होता है। अच्छा, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब इसका कच्चा माल क्या है और फिर इंसान उसके साथ क्या करते हैं। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या है? ये लकड़ी की लुगदी या फिर कपास में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो हाँ, शुरुआत तो एकदम नेचुरल है, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। इस प्राकृतिक सेल्यूलोज को एक पूरी तरह से इंसानी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जैसे एल्कलीकरण, फिर कार्बन डाइसल्फाइड कंपाउंडिंग और आखिर में स्पिनिंग। मतलब बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है।
तो अब सवाल आता है कि इसे मैन मेड क्यों कहा जाता है? वजह क्या है? बात सीधी सी है। ये जो फाइबर है, मतलब रेयॉन का धागा, वो हमें नेचर में अपने आप कहीं नहीं मिलता। इसे इंसान बनाते हैं, और बस यही वजह है कि इसे मैनमेड कहा जाता है। मतलब सिद्धांत ये है कि ये एक कृत्रिम रचना है। सोचिए, कपास को हम खेत से तोड़ते हैं, ऊन हमें भेड़ से मिलती है, लेकिन रेयॉन का फाइबर ऐसा नहीं मिलता, उसे बनाया जाता है। और पता है, इसी बनाने की प्रक्रिया की वजह से रेयॉन को एक बहुत ही खास पहचान मिली है। ये रेशम जैसा लगता है, लेकिन है ये कृत्रिम। यहां देखिए, एक तरफ है रेशम, जिसका सोर्स भी नेचुरल है और प्रोसेस भी। दूसरी तरफ है रेयॉन, इसका सोर्स तो नेचुरल है, सेल्यूलोज, लेकिन प्रोसेस पूरी तरह से आर्टिफिशियल यानी केमिकल वाला है। दोनों दिखते मुलायम और चमकदार हैं, पर बनने का तरीका बिल्कुल अलग है। यही तो है इसका पैराडॉक्स। तो चलिए, अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और एक फाइनल नतीजे पे पहुंचते हैं। तो रेयॉन मैनमेड फाइबर क्यों है? पहली बात, ये शुरू तो प्राकृतिक सोर्स सेल्यूलोज से होता है। दूसरी, इसे एक आर्टिफिशियल केमिकल प्रोसेस से पूरी तरह बदल दिया जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो फाइनल फाइबर बनता है वो प्रकृति में कहीं नहीं पाया जाता। और चौथी, इसे बनाया ही गया था रेशम जैसे नेचुरल फाइबर की नकल करने के लिए। कभी सोचा है कि एक मजबूत पेड़ का तना कैसे एक मुलायम रेशमी से कपड़े में बदल सकता है? ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना? सदियों तक रेशम का अपना एक रुतबा था, लेकिन वो बहुत महंगा था, और बस इसी ने वैज्ञानिकों को एक चुनौती दी। क्या प्रकृति से ही रेशम का कोई विकल्प बनाया जा सकता है? चलिए, आज रेयॉन की इसी छुपी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, मतलब सच में लकड़ी से रेशम जैसा कपड़ा? सवाल तो यही है, और यही सवाल इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है। एक कठोर बेजान सी लकड़ी आखिर कैसे रेशम जैसे मुलायम कपड़े में बदल जाती है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें इसकी पूरी प्रोसेस को लाइन बाय लाइन देखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई साइंटिफिक रेसिपी पढ़ रहे हो। हर कदम हमें इसके राज के और करीब ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रेयॉन कोई एक अकेला खिलाड़ी नहीं है। नहीं, ये तो असली में एक पूरा परिवार है, और इस परिवार के हर सदस्य की अपनी एक अलग पहचान है। अच्छा, तो यहाँ देखिए, इसके 4 मेन चेहरे हैं। सबसे आम है विस्कोस, जो हमें अक्सर साड़ियों और शर्ट्स में मिलता है। फिर है क्यूप्रामोनियम, ये इतना मुलायम और हल्का होता है कि इसे अक्सर हल्के महंगे कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हाई टेंसाइल रेयॉन, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये असाधारण रूप से मजबूत होता है, इतना मजबूत कि इसका इस्तेमाल टायरों में भी होता है। और आखिर में है संशोधित रेयॉन, जिसे फैशन की दुनिया में इसकी रेशम जैसी शानदार बनावट के लिए बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, कि आखिर रेयॉन बनता कैसे है। ये लकड़ी के गूदे से लेकर धागे तक की एक कमाल की केमिकल जर्नी है, जिसे हम कदम दर कदम समझेंगे। तो तैयार है? चलिए इस 6 स्टेप वाली केमिकल रेसिपी को अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो मोटे तौर पर यह प्रोसेस 6 स्टेप्स में होती है। हम एक नेचुरल चीज से शुरू करते हैं, उसे कुछ केमिकल से ट्रीट करते हैं, एक घोल बनाते हैं, और फिर उससे धागे निकाल लेते हैं। चलिए अब एक एक करके हर स्टेप को करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रकृति से। इसका कच्चा माल है नेचुरल सेल्यूलोज, जो लकड़ी के गूदे या कपास के रेशों से लिया जाता है। मतलब भले ही इसे इंसान बनाते हैं, इसकी जड़ें, इसका डीएनए पूरी तरह से नेचुरल है। स्टेप 2, अब इस नेचुरल सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा के घोल में ट्रीट किया जाता है। ये पहला बड़ा केमिकल रिएक्शन है जिससे बनता है एल्कली सेल्यूलोज। अब आता है स्टेप 3, और इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले होती है एजिंग, मतलब इस एल्कलाई सेल्यूलोज को थोड़ा इंतजार कराया जाता है ताकि इसके लंबे लंबे चेन्स टूटकर सही साइज के हो जाएं। फिर आता है असली टर्निंग पॉइंट, ज़ैंथेशन। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है, और यही वो मोड़ है जहां सेल्यूलोज को पानी में घुलने की ताकत मिलती है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसी रिएक्शन की वजह से इसका रंग बदलकर एकदम नारंगी पीला हो जाता है। ओके, सो अब हमारे पास ये सॉलिड सेल्यूलोज ज़ैंथेट है। इसे पानी में घोला जाता है और फिर बनता है एक गाढ़ा चिपचिपा सा लिक्विड, बिल्कुल शहद जैसा। पता है, इसी घोल को कहते हैं विस्कोस सॉल्यूशन। और हाँ, यहीं से सबसे कॉमन रेयॉन, विस्कोस रेयॉन को उसका नाम मिला है।
अब आता है असली जादू वाला मोमेंट। वो जो शहद जैसा घोल था ना, उसे एक मशीन, जिसे स्पिनरेट कहते हैं, उसके बहुत ही महीन छेदों से निकाला जाता है और कहा सीधे एक एसिड बाथ में। और जैसे ही ये लिक्विड एसिड को छूता है, बूम, वो तुरंत सॉलिड धागों में बदल जाता है। कमाल है ना? और बस आखिर में इन नए नवेले धागों को अच्छी तरह धोया जाता है, सुखाया जाता है और वॉला! अब ये धागे कपड़ा बनने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इस पूरी जर्नी से हमने क्या सीखा? चलिए पूरी कहानी को कुछ मेन पॉइंट्स में समेटते हैं। ठीक है, तो 3 बातें हैं जो खास तौर पर याद रखने वाली हैं। पहली, रेयॉन एक रीजेनरेटेड सेलुलोज फाइबर है। मतलब सोर्स तो नेचुरल है, पर प्रोसेस पूरी तरह मैनमेड है। दूसरी बात, ये कोई एक चीज नहीं बल्कि फाइबर्स की एक पूरी फैमिली है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक बहुत ही प्रिसाइज केमिकल प्रोसेस है जो कठोर लकड़ी को पहले एक लिक्विड में बदलती है और फिर उसे दोबारा सॉलिड बनाकर रेशमी धागों में ढाल देती है। कि कुछ कपड़े देखने में तो एकदम रेशम जैसे लगते हैं, पर असल में रेशम होते नहीं हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही दिलचस्प फैब्रिक के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे रेयान की दुनिया में चलते हैं। अक्सर होता है ना, हम बाजार में कोई कपड़ा देखते हैं, छूने और देखने में तो बिल्कुल सिल्क जैसा, पर दाम सुनकर लगता है कि अरे ये तो सिल्क नहीं हो सकता। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? और बस यही सवाल हमें आज के हमारे टॉपिक तक ले आया है। और इसका जवाब है रेयान। जी हाँ, इसे आर्टिफिशियल सिल्क या कहें तो कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। अब नाम से ही साफ है ना कि ये एक मैन मेड फाइबर है, जिसे बनाया ही इसलिए गया ताकि ये देखने और छूने में बिल्कुल असली रेशम जैसा लगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रेयान असल में दिखता कैसा है और छूने में कैसा महसूस होता है। तो जैसे ही कोई रेयान को छूता है ना, सबसे पहली चीज जो समझ आती है वो है इसका मुलायम चिकना एहसास। यही तो इसकी असली पहचान है। मतलब इसका टच इतना सॉफ्ट और बढ़िया होता है कि लोग इसकी तुलना सीधे सीधे असली सिल्क से करते हैं। और इसी वजह से रेयॉन से बने जो कपड़े होते हैं ना, वो बॉडी पर बहुत खूबसूरती से गिरते हैं। जिसे हम फैब्रिक का फॉल या ड्रेप कहते हैं, वो इसमें कमाल का होता है। और बात सिर्फ छूने तक ही सीमित नहीं है। रेयॉन के ऊपर एक हल्की सी चमक भी होती है, बिल्कुल रेशम की तरह। और सच पूछिए तो यही चमक वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इसे आर्टिफिशियल सिल्क का नाम मिला। अच्छा, तो ये तो हो गई दिखने और महसूस होने की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी परफॉर्मेंस और मजबूती को समझते हैं। मतलब ये देखते हैं कि अलग-अलग हालात में ये कपड़ा कैसा काम करता है। अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। जब रेयान सूखा होता है तब तो ये काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन जैसे ही ये गीला होता है इसकी ताकत लगभग आधी हो जाती है। जी हाँ, आधी। इसका सीधा मतलब ये है कि इसे धोते वक्त हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी नमी सोखने की कैपेसिटी की, जिसे हम मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कोई कपड़ा हवा या हमारी स्किन से नमी को कितनी अच्छी तरह से अपने अंदर खींच सकता है। और आपको बता दूं, इस मामले में रेयान एकदम कमाल का है। ये नमी को बहुत अच्छे से सोखता है, लगभग कॉटन की तरह ही। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि गर्मियों में जब पसीना आता है तो ये उसे सोख लेता है और बॉडी को ठंडा और आरामदायक फील कराता है। ठीक है, तो अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। मतलब इसकी देखभाल कैसे करनी है और असल में ये पहनने में कितना आरामदायक है। देखिए, हर फैब्रिक की तरह रेयॉन की भी कुछ कमजोरियां हैं। पहली बात, ये तेज गर्मी या हाई टेम्परेचर में सिकुड़ सकता है। और दूसरी बात, अगर इसे बहुत ज्यादा देर तक धूप में छोड़ दिया जाए तो इसका रंग भी हल्का पड़ सकता है। और हाँ, अगर आपको प्रेस यानी इस्त्री करना ज्यादा पसंद नहीं है तो ये बात आपके लिए है। रेयॉन में सिलवटें बहुत जल्दी पड़ती हैं, मतलब इसे पहनने से पहले इस्त्री तो करनी ही पड़ेगी। तो जो बातें हमने अभी अभी सीखी, उन्हीं से इसकी देखभाल के 3 सिंपल से नियम निकल कर आते हैं। पहला, इसे ज्यादा गर्मी से बचाना है। दूसरा, इसे सीधी धूप से दूर रखना है। और तीसरा, जैसा कि मैंने कहा, इसमें सिलवटें पड़ती हैं तो इस्त्री तो जरूरी है ही। लेकिन इन सब छोटी मोटी बातों के बावजूद एक चीज तो माननी पड़ेगी, रेयान का कपड़ा बहुत हल्का होता है और पहनने में सुपर कंफर्टेबल होता है। और शायद यही वजह है कि ड्रेसेस, साड़ियों और ब्लाउज के लिए ये इतना पॉपुलर है।
तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें जानी हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और रेयान की एक कंप्लीट प्रोफाइल देखते हैं। तो अगर हम फटाफट सब कुछ समराइज करें तो रेयान का प्रोफाइल कुछ ऐसा बनता है। एक तरफ ये हमें रेशम जैसा सॉफ्ट फील और चमक देता है। गर्मियों के लिए तो ये परफेक्ट है क्योंकि ये नमी सोखता है और हल्का फुल्का भी है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। इसे तेज गर्मी और धूप से बचाना पड़ता है। गीला होने पर यह थोड़ा नाजुक हो जाता है। और हाँ, स्त्री तो इसका पक्का दोस्त है।